हेलो, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है ब्रेन वॉकर्स, जहां हम करते हैं पढ़ाई की बात थोड़ी सी मस्ती के साथ। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि है चैप्टर 3 ऑफ एनसीईआरटी बुक, एंड वी आर गोइंग टू कवर ऑल द पोर्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम क्लास 10 सीबीएसई पोर्शन. So what are we going to learn today in this video? तो पहले तो हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जिसमें हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, विथ वाटर, विथ एसिड, with other metal solutions and metals with non-metals. We'll also be covering about metallurgy and corrosion. Alright, तो पहले तो हम पढ़ेंगे physical properties of metals and non-metals. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम बहुत ही जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जहाँ पे हम पढ़ते हैं कि मेटल्स में कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, नॉन मेटल्स में कौन सी होनी चाहिए. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ दे लुक टू अस फ्रॉम द आउटसाइड, राइट. तो यहाँ पे हम बॉन्डिंग या किसी केमिकल चीज़ों के बारे में बात नहीं करने वाले, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने वाले हैं. एंड बिकॉज इट इज़ जस्ट अ रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव डन इन क्लास 7th, 8th एंड 9th अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, so we'll just quickly wrap up this topic, which is the physical properties of metals and non-metals. So the first property of metal would be sonority. Right? So what is sonority? Sonority is metals produce a ringing sound, but the non-metals do not. अब जैसे कि जो रिंगिंग साउंड कोई मेटल लाते हैं और एक टंग टंग करके आवाज आता है, तो उसी आवाज जो प्रॉपर्टी होता है मेटल का, वो आवाज प्रोड्यूस करने का, उसी को हम सोनोरिटी बोलते हैं. सो दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन बेल्स. स्कूल बेल में जब घंटी बजती है तो वी आर यूजिंग मेटल्स इन दैट केस, राइट. सो ऑब्वियसली बिकॉज दे आर हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरिटी, दैट इज द रीजन वी आर यूजिंग metals for making the bells at school, right? But non-metals do not show this property. Next, the second property would be luster. All right, so what is luster? Metals have a shine, बट द नॉन मेटल्स डू नॉट. अब अगर हम देखेंगे कि गोल्ड, सिल्वर, मम्मी लोग जो ज्वेलरी पहनते हैं, तो ये सब जो ज्वेलरी होता है वो मेटल का ही बनता है, राइट. हम कभी भी किसी नॉन मेटल का ज्वेलरी नहीं पहनते, बिकॉज मेटल्स हैव दिस प्रॉपर्टी विच इज नोन एज लस्टर, बट नॉन मेटल्स डू नॉट. तो फॉर एग्जाम्पल सिल्वर एंड गोल्ड आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी एज दे हैव शाइन एंड लस्टर इन देम, राइट. तो हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे सिल्वर रिंग है, गोल्ड बिस्किट्स, तो गोल्ड, दीज आर हैविंग शाइन इन देम, राइट. तो कभी कभार क्या होता है कि ये जो मेटल्स होते हैं दे लूज देयर लस्टर, विच कैन बी गॉटन बैक बाय रबिंग द मेटल विद अ सैंड पेपर. या तो फिर उस मेटल के बाउंड्री वाले जगह को हम कट कर दें तो अंदर वाला मेटल फिर भी शाइनी रहता है, जस्ट ऊपर एक क्या होता है, ऑक्साइड का लेयर आ जाता है, जिस वजह से उनका लस्टर लूज हो जाता है, राइट. सो ऐसे ही सैंड पेपर को यूज करके हम उसका लस्टर वापस ला सकते हैं. Now we come to the third property, which is hardness. So what is hardness? Metals are hard, which means they cannot be broken very easily. But non-metals are generally not hard and they are brittle. ऑलराइट. सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मेटल को अगर हम थोड़ा प्रेशर लगाते हैं तो वो टूटता नहीं है, राइट. जैसे कि अगर हम एक कॉपर वायर को ले, हम उसको बेंड तो कर रहे हैं, बट जैसे हम कोई प्रेशर लगाते हैं तो क्या वो टूट जाता है? नहीं टूटता, उतने इजीली नहीं टूटता है, राइट. कोई आयरन रॉड लेते हैं तो बहुत, कोई अगर खली को बुलाओ आप तो शायद वो तोड़ दे, लेकिन नॉर्मल ह्यूमंस के हिसाब से वो वैसे बेंड भी करना उसको बहुत मुश्किल रहता है, बिकॉज इट इज हार्ड इन नेचर. बट एक चौक का टुकड़ा दूं तो चौक के टुकड़े को आप तुरंत ही तोड़ सकते हो, बिकॉज इट इज नॉन मेटल, राइट. Okay, now we come to the fourth property, which is ductility. Now what is ductility? The property of beating down the metals into thin wires is called ductility, right. यानी कि अगर एक आपको मेटल दिया जाएगा, आपको उसको हैमर कर करके क्या करोगे, एक वायर का शेप दे दोगे, राइट. उसी को डक्टिलिटी बोलते हैं. सो दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर मेकिंग वायर्स, चेन्स एंड नेकलेस. अब हमारा जो नेकलेस रहता है वो भी मेटल से ही बना रहता है, और उसका अगर हम शेप देखें तो वो एक वायर को ही फोल्ड कर करके हमने बनाया है. तो दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी, राइट. तो घर पे हमारा जो कॉपर वायर रहता है, दैट इज ऑल्सो प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर्टी, द चेन, द नेकलेस एंड एवरीथिंग. Now we come to the fifth property, which is malleability. Now malleability क्या है कि the property of beating down the metal into thin sheets
इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तब हैमर कर करके हमने वायर बनाया, उसको डक्टिलिटी बोला, और यहाँ पे हम मेटल को हैमर कर करके क्या करेंगे, उनका थिन थिन शीट्स बनाएंगे। तो यही शीट जो हम बना रहे हैं, क्या क्या चीज़ों में हेल्प होता है, हमको एल्यूमिनियम फॉयल लाने में हेल्प करता है, कॉइन्स बनाने में हेल्प करता है, राइट। सो कॉइन्स आर बेसिकली शीट्स, राइट। तो यही शीट, मतलब ये थोड़ा सा थिक रहेगा, एल्यूमिनियम शीट एंड ये दो चीज़ें हैं, ये सब थोड़े थिन शीट है, ऑलराइट। ओके, सो गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल मेटल्स। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके माइंड में रहना चाहिए कि व्हाट इज द मोस्ट डक्टाइल एंड मैलिएबल मेटल दैट एग्जिस्ट, इट इज गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, now we come to the sixth property, which is conductivity. अब conductivity क्या है, the property of allowing electricity and heat to pass through it is called conductivity. और ये जो conductivity हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है, because electrons are present inside the metal. free electrons होते हैं, तो वो free electrons का जब movement रहता है, उसी movement के वजह से conduction possible हो पाता है। Generally metals are good conductors of heat and electricity. Hence, metals are used in electrical appliances. Also, they are used to make utensils for cooking. Alright, तो जैसे कि हमारा वायरिंग होता है घर पे, वो कॉपर वायर से होता है, बिकॉज कॉपर वायर्स, फर्स्ट चीज़ तो वो डक्टाइल होता है, तो वायर बनाने में हेल्प कर सकता है। सेकेंड चीज़ कि इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड अगर हम बर्तन वगैरह देखें तो बर्तन जो रहता है वो भी हमारा क्या रहता है, एक मेटल से बना रहता है, इधर आयरन और स्टील और कॉपर। तो उस वजह से क्या होता है कि हीट कंडक्ट होता है, राइट। जैसे यहाँ पे देखो, हीट यहाँ पे कंडक्ट हो रहा है, तभी पानी गर्म हो रहा है, सब्जी हमारा कुक हो रहा है, ऑलराइट। सो दिस इज बिकॉज दे हैव द गुड कंडक्टिविटी। All right. So now there are some exceptions that we should know कि भले ही हमने अभी तक जो भी पढ़ा कि ये सारे प्रॉपर्टीज मेटल्स शो करते हैं एंड नॉन मेटल्स शो नहीं करते, राइट। जो भी अभी तक 6 हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा, इट इज शोन बाय द मेटल्स, इट इज नॉट शोन बाय द नॉन मेटल्स, बट हियर सम एक्सेप्शंस आर देयर। सो केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शंस, राइट। तो आपको एक्सेप्शंस पढ़ने होंगे। तो द फर्स्ट एक्सेप्शन रिटन ओवर हियर इज आयोडीन। सो आयोडीन इट इज अ नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस। ऑलराइट, आप देख सकते हैं इमेज में कैसे वो लस्ट्रस है। देन ग्राफाइट, पेंसिल के लिड में जो यूज होता है, दैट इज ग्राफाइट। सो ग्राफाइट एक नॉन मेटल है बट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड, अब डायमंड जो है दैट इज कार्बन। ओके, ग्राफाइट जो है वो भी कार्बन है, डायमंड जो है दैट इज ऑल्सो कार्बन। दीज आर टू डिफरेंट, what do you say, allotropes of carbon. Allotropes यानी कि carbon exist in different forms, so these are the two forms of carbon. All right, so diamond is a non metal but it is the hardest substance. अभी हमने पढ़ा कि non metals जो होते हैं वो hardness नहीं दिखाते, but diamond is the most hard, like it is the hardest substance on earth, right? And also it has luster. हम diamond को as jewelry पहनते हैं, right? But it is a non metal, still it is showing the property of luster. So these are some of the exceptions. Some more exceptions could be sodium, potassium and lithium. These are metals, all right, but still they can be cut by using a knife. यानी कि ये हार्डनेस वाला प्रॉपर्टी शो ही नहीं कर रहा है। Then if we talk about mercury, which we know is used in the thermometers, right? So ये रूम टेम्परेचर में एग्जिस्ट एज अ लिक्विड। तो हमने अभी ही बोला कि मेटल्स हार्ड होते हैं, अब लिक्विड स्टेट कभी हार्ड कैसे हो सकता है, राइट। सो मर्क्यूरी एज अ मेटल इज ऑल्सो शोइंग सम एक्सेप्शंस। सो दीज आर सम ऑफ द एक्सेप्शंस दैट वी सी इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, नाउ वी कम टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ metals, but before we go there we have some questions over here. Like it's written that graphite is a cheaper material, why is it not used for wiring at homes instead of copper? तो अभी हमने पढ़ा क्या कि copper is a metal, right? And metal will show all the properties that we just studied. So it shows the properties of ductility, it shows the properties of conductivity, right? तो यही दो properties का use करके we use copper as the wire at our homes. But what about graphite? Now अभी exception में हमने पढ़ा कि graphite shows the conductivity even if it is a non-metal. But what about ductility? Graphite conductivity तो show करता है but ductility show नहीं करता, राइट। तो अगर डक्टिलिटी शो नहीं करेगा तो हम वायरिंग में उसको कैसे यूज करेंगे, नहीं कर सकते, राइट। सो ग्राफाइट इज अ नॉन मेटल, it does not show the property of ductility, that is it cannot be used to be drawn into wires. Okay, now we are going to study about the chemical properties of metal. So the first chemical property that we are going to study is
reaction of metal with air, right? So whenever a metal reacts with the oxygen, it will give metal oxides. All right. So let us take for example, if copper is reacting with oxygen, it gives copper oxide. All right, let us balance this equation. And let us take another example. When aluminium reacts with oxygen, it gives aluminium oxide. All right. So these are some of the reactions that we can see that whenever metal reacts with oxygen, it gives metal oxides. Right? Okay. So metal oxides are basic in nature. This is something that you should remember. Metal oxides are basic in nature. अब क्यों basic in nature होते हैं? Because when the metal oxides react with water, they change the red litmus into blue. Metal oxide को अगर हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो इट प्रोड्यूसेस अ सोल्यूशन. नाउ दैट सोल्यूशन will turn the red litmus into blue. अब रेड से ब्लू अगर चेंज हो रहा है मतलब उसका प्रॉपर्टी क्या है कि इट इज बेसिक इन नेचर. राइट? Okay. Now, some metal oxides dissolve in water. These form alkalis. अब सारे metal oxide dissolve नहीं होते हैं. Only some of them dissolve in water. Right? So the ones that dissolve in water, they will form something which is called alkalis. तो जो metal oxides dissolve हो या ना हो, वो सारे bases होते हैं. Right? But कोई भी अगर मेटल ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो रहा है तो उसको हम एल्कली कहेंगे. राइट? तो एल्कली का एक एग्जांपल देखते हैं. अगर सोडियम का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ तो हमको मिलेगा Na2O. राइट? इसको हम बैलेंस कर लेंगे. ओके, जस्ट अ सेकेंड. इट्स 4Na प्लस O2 गिव्स राइज टू 2Na2O. अभी इसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमको एक मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा. तो ये जो मेटल हाइड्रोक्साइड हमको मिला दैट इज एन एल्कली बिकॉज दिस इज soluble in water. aqueous solution फॉर्म होता है. इट इज soluble in water, hence it is known as an alkali. Okay. Next up, some metal oxides show both acidic and basic nature. अभी हमने पढ़ा कि metal oxides जो होते हैं वो basic in nature होते हैं, but ऐसे कुछ कुछ metal oxides रहते हैं जिनका both acidic and basic property रहता है. तो उन टाइप के metal oxides को हम क्या बोलते हैं? Amphoteric oxides. So example of some amphoteric oxides are amphoteric oxide नहीं, the metals which show metal oxides which are amphoteric, like aluminium oxide जो है that is amphoteric, and जिंक ऑक्साइड जो है दैट इज एम्फोटेरिक. ऑलराइट, तो यहाँ पे हम कैसे देखेंगे कि मतलब कैसे एम्फोटेरिक नेचर इसका शो हो रहा है. तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है दैट विल रिएक्ट विथ एन एसिड टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर. राइट? ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है मतलब यहाँ पे इट इज बिहेविंग एज अ बेस. इसको बैलेंस कर लेते हैं. ऑलराइट, नाउ इफ वी रिएक्ट aluminium oxide with a base, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट रह रहा है दैट इज अ सॉल्ट, एल्यूमिनियम जिंकेट प्लस वाटर. इसको बैलेंस कर लेते हैं. राइट? तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है दैट इज एक्टिंग लाइक एन एसिड बिकॉज जब वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है वो बेस है. व्हेन इट इज रिएक्टिंग विद अ बेस, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इटसेल्फ एक्ट्स एज एन एसिड. यानी कि it is showing both basic as well as acidic nature. Right? That is the reason aluminium oxide and zinc oxides are amphoteric oxides. Alright, now we will see what is the reactivity of metal towards air. Air मतलब air में हमारा ऑक्सीजन रहता है, right? So उसी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कैसे रिएक्शन शो कर रहा है वही हम देखने वाले हैं. तो यहाँ पे जो बनाया गया है दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज. तो रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर जो है दे आर वेरी हाईली रिएक्टिव. तो वो लोग बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करेंगे टुवर्ड्स एयर. इन द मिडिल वी हैव मीडियम रिएक्टिविटी. तो मीडियम रिएक्टिविटी मतलब रिएक्टिविटी थोड़ा कम रहेगा इन लोगों का. और जो नीचे हैं दे आर वेरी लो रिएक्टिविटी, तो इनका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ बहुत लेस रहेगा. तो लेट अस सी व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ के एंड Na. पोटेशियम एंड सोडियम दे कैच फायर व्हेन केप्ट इन ओपन. यानी कि इसको ओपन में नहीं रखा जा सकता क्योंकि ये बड़ा ही एक्सप्लोसिव रिएक्शन है. राइट? दे कैच फायर व्हेन दे आर केप्ट इन ओपन. Next we come to magnesium, aluminium, zinc and lead. They form a thin layer of oxide. This layer of oxide prevents the metal from getting further oxidized. यानी कि सोचो if this is
मैग्नीशियम। अब क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे एक परत बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, एक लेयर बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड फर्दर और रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होता है कि ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है इसके चारों तरफ, सो दैट अंदर वाला जो मेटल है दैट इज प्रोटेक्टेड। तो फर्दर रिएक्शन नहीं होता अंदर वाले मेटल का। सो हियर दिस इज अ वेरी स्लो रिएक्शन, तुरंत रिएक्शन नहीं होता है। आयरन एंड कॉपर, एज वी नो दैट दे ऑल्सो गेट ऑक्सीडाइज्ड, बिकॉज अब जैसे कि हम आयरन रेलिंग रहता है, कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि आयरन रेलिंग में रस्ट जम गया है, तो वो रस्ट जो रहता है वो ऑक्सीडेशन के वजह से ही होता है, एयर के वजह से ही रहता है, राइट। सो दे ऑल्सो शो रिएक्शन बट एट हाई टेम्परेचर्स ओनली। ऑलराइट, नाउ Ag and Au यानी कि सिल्वर एंड गोल्ड, ये जो है दे डू नॉट रिएक्ट इवन एट हाई टेम्परेचर, दैट मीन्स ये बिल्कुल ही रिएक्टिविटी शो नहीं करते, नो रिएक्शन एट ऑल, राइट। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर दैट व्हाट इज एनोडाइजिंग। ऑलराइट, तो एनोडाइजिंग क्या होता है कि जब अभी हमने पढ़ा पिछले वाले स्लाइड में, अभी हमने पढ़ा पिछले वाले स्लाइड में कि जब एक मेटल रहता है उसके साथ जब ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो वो बाहर एक ऑक्साइड का लेयर फॉर्म कर देता है, राइट। तो ये ऑक्साइड का लेयर प्रोटेक्ट्स द इनर मेटल, यानी कि अंदर जो मेटल है वो प्रोटेक्टेड है, दैट मीन्स दिस इज अ वेरी गुड थिंग, राइट। तो ये गुड थिंग को हम आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या रहेगा कि सपोज यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, और इलेक्ट्रोलाइसिस में हम क्या करेंगे कि जो हमारा एनोड रहेगा, यानी कि द इलेक्ट्रोड दैट इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव साइड ऑफ द सेल, उसको हम क्या करेंगे, मेटल ले लेंगे जिसको हमको ऑक्सीडाइज करना है, और यहाँ पे एक इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लेंगे, राइट। तो सपोज हमको एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज करना है, तो एनोड पे हम एल्यूमिनियम लेंगे, और जो इलेक्ट्रोलाइट में हम डिप करके रख रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइट वुड बी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो इससे क्या होगा कि जब ऑक्सीजन, क्या रहेगा कि ऑक्सीजन जो यहाँ पे है दैट विल गेट इवॉल्व एट द एनोड, राइट। और यही ऑक्सीजन क्या करता है, इस एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज कर देता है, और इसके चक्कर में क्या होता है कि एल्यूमिनियम के चारों तरफ जो ऑक्साइड का लेयर बनता है दैट विल बिकम अ थिक लेयर, एंड दिस थिक लेयर विल प्रोटेक्ट द एल्यूमिनियम। तो यानी कि ये जो है ये करोजन से बचाने के लिए हम एनोडाइजिंग मेथड का यूज करते हैं, right? So when aluminium reacts with oxygen, it forms a layer of aluminium oxide, which protects the aluminium from the further oxidation. This can be done artificially by taking aluminium at the anode and sulfuric acid as the electrolyte. तो ऐसे लेंगे तो क्या होगा कि aluminium का oxidation हो जाएगा because it releases oxygen at the anode, right? Okay. Next question. Why is sodium and potassium stored in kerosene? Just now we studied that sodium and potassium, they show very explosive or highly reactivity towards oxygen, or I can say towards the air. तो इसलिए इसको air में हम खाली नहीं रख सकते, that is the reason it is stored in kerosene, right? So sodium and potassium show explosive reaction when reacts with oxygen which is present in the air, hence they are stored in kerosene. Next up, we are having the second chemical property of metals, that is the metals reaction with water. Reaction of metal with water. तो मेटल का रिएक्शन जब वाटर के साथ होता है तो हमको यूजुअली जनरली जो रहता है रिएक्शन में हमको मिलता है मेटल ऑक्साइड्स प्लस हाइड्रोजन गैस, ऑलराइट। तो यूजुअली व्हेनेवर वी रिएक्ट मेटल विथ वाटर वी गेट मेटल ऑक्साइड्स प्लस हाइड्रोजन गैस। समटाइम्स द मेटल रिएक्ट विथ, कभी कभार क्या होता है ये जो मेटल होता है दैट रिएक्ट विथ वाटर टू गिव मेटल हाइड्रोक्साइड्स ऑल्सो, ऑलराइट। वही मैंने बोला कि जनरली मेटल्स वाटर के साथ मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस देता है, बट कभी कभार क्या होता है कि मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड भी दे सकता है, राइट। अब जैसे कि इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें, जैसे कि इफ वी सी कैल्शियम reacts with water, it gives calcium hydroxide, not calcium oxide. डायरेक्टली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है, इसको बैलेंस करेंगे तो ऐसा रहेगा, राइट। सो दिस इज द एग्जांपल वेयर द मेटल इज रिएक्टिंग विद द वाटर एंड इट इज गिविंग आउट मेटल हाइड्रोक्साइड्स, ऑलराइट। अब एक एग्जांपल देखते हैं व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव
मेटल ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड देता है, उसके साथ हाइड्रोजन गैस देता है। इसको बैलेंस करेंगे तो ये है। So this is when it gives hydroxides, and this reaction is when it gives oxides, right? So these are the examples of the reaction of metal with water. Okay, so now we will see the reactivity of metal towards water, right? तो पहला reaction ये है कि K and Na they catch fire when react with water. So it is very very violent reaction, right? Very violent reaction. इसका अगर हम reaction देखेंगे कि K water के साथ अगर react कर रहा है, it will produce KOH plus hydrogen plus it evolves a lot of heat. तो यहाँ पे जो हमारा H2 है that catches the fire, right? इसको हम बैलेंस करेंगे 2K plus 2H2O gives rise to 2KOH plus H2. Similar reaction with Na, when reacts with water, it gives NaOH plus H2 plus heat. Alright? तो यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ है that will catch the fire. Okay? Then after we are having calcium. Now calcium, this will not catch any fire because the reaction is very moderate. तो उतना violent reaction नहीं रहेगा. Okay, this hydrogen does not catch fire because ये जो hydrogen है बहुत slow production हो रहा है. As it is not that reactive, so that is the reason it will not catch fire. Hydrogen release हो रहा है, but this hydrogen won't catch fire as easily because the reaction is really slow and not that reactive. Then after we are having magnesium. Now magnesium only reacts with hot water. Alright. तब ये जो है, ये दोनों जो है, ये cold water में भी reaction show कर सकता है, very reactive. But magnesium, it shows reaction only with hot water. It does not show reaction with cold water, right? So the reaction would be magnesium plus water gives rise to magnesium hydroxide plus H2. Alright. So this is the reaction. Okay, इसको बैलेंस कर लेंगे तो ऐसा रहेगा. Okay, so this is the reaction of magnesium with water. Then after we have aluminium, zinc and iron. Now these, they will not react with cold water also, they will not react with hot water also, they will only react with the steam, right? So steam के साथ ही reaction show करते हैं. Like aluminium reacts with water, gives rise to Al2O3, and ये जो water है that is steam, not normal water, right? Then after we can see the reaction of iron with water. Water यानी कि I am always talking about steam over here, not water. It will not react with cold water or hot water either, right? Then we have lead, copper, silver and gold. They do not show any reaction with water. तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि as we go down the reactivity series, the reactivity towards water is decreasing, right? So the one thing that we need to remember over here is that aluminium, zinc and iron will react with only steam, magnesium will only react with hot water, and these metals can react with cold water as well, right? And calcium अगर भी cold water के साथ reaction show कर रहा है, it will not catch any fire, right? Okay, now we come to the third reaction. This third reaction is about the reaction of metal with acid. तो metal जब acid के साथ react करता है तो it produces salt and hydrogen gas. तो metal, let us take an example that sodium reacts with HCl. It gives rise to a salt which is NaCl plus hydrogen gas. ये वाला reaction हमने acid base वाले chapter में भी किया है कि when metal reacts with acid, it produces salt and hydrogen gas, right? So यही reaction अभी हमने discuss किया कि metal react with acid to produce salt and hydrogen gas. Now, hydrogen gas is not evolved in case of nitric acid. अब जैसे कि हमने जो acid यहाँ पे example में use किया था that was hydrochloric acid. तो hydrochloric acid के केस में hydrogen produce होता है but nitric acid के केस में hydrogen produce नहीं होता. What is the reason behind it? This is because nitric acid is a very strong oxidizing agent due to which it oxidizes the hydrogen to form water molecule, right? अब and nitric acid itself reduces to form नाइट्रोजन ऑक्साइड. अब जैसे कि अगर मैं सोडियम लूं और इसका रिएक्शन HNO3 के साथ करूं विच इज नाइट्रिक एसिड, तो क्या होता है कि यहाँ पे एक सॉल्ट प्रोड्यूस होता है विच इज NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, और उसके साथ वाटर फॉर्म हो जाता है एंड
नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, राइट। सो ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनाता है, इट कुड बी N2O, इट कुड बी NO, इट कुड बी NO2, एनी नाइट्रोजन ऑक्साइड, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ ही नहीं है बिकॉज हाइड्रोजन गॉट ऑक्सीडाइज्ड एंड फॉर्म्ड वाटर। सो दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट because here we can see that hydrogen gas is not evolved in case when we are using nitric acid as an acid. But यहाँ पे भी एक exception ये है कि नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन रिलीज होगा ओनली इन केस व्हेन द मेटल इज मैग्नीशियम और मैंगनीज. सो ओनली मैग्नीशियम एंड मैंगनीज गिव हाइड्रोजन गैस व्हेन इट रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड. नो अदर मेटल विल गिव हाइड्रोजन गैस when react with nitric acid. Now we will see the reactivity of metal towards acid, right? So obviously K and Na, they will show explosive reaction. Then we have magnesium. Hydrogen gas is evolved but very fast. It's not explosive but it will release very fast because बहुत तुरंत react होता है. Now if we see the reactivity of aluminium, zinc, Fe, it goes like this: aluminium greater than zinc greater than Fe, as we can see in the reactivity series itself. They show normal slow reaction with acid, right? Then we have copper, which do not produce any bubbles during the reaction. A bubble form नहीं हुआ है मतलब क्या? It indicates that no reaction has taken place. Now we have a question over here which asks that what is aqua regia? So ये question is very important. Aqua regia is actually a mixture of HNO3 and HCl, right? So it is a mixture of hydrochloric acid and nitric acid in the ratio 3:1. This is used to dissolve gold and platinum, which is used for cleaning by the jewelers. Like अब जैसे कि हमने देखा कि एज वी गो डाउन द रिएक्टिविटी सीरीज, सिल्वर और गोल्ड जो है वो रिएक्ट नहीं करता है एसिड के साथ. तो ऑब्वियसली इफ यू टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलोन और इफ यू टेक नाइट्रिक एसिड अलोन, तो ये सब कोई भी गोल्ड या सिल्वर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. बट व्हेन यू टेक अ मिक्सचर एंड दैट टू HCl is to HNO3 का जो रेशियो रहेगा इट विल बी 3:1, तभी ये वाला सोल्यूशन तैयार होगा. एंड ये क्या करता है कि जो बाहर वाला पार्ट रहता है गोल्ड या प्लैटिनम का, उसको डिसॉल्व कर देता है. तो डिसॉल्व करने के कारण क्या रहता है कि बाहर वाला परत वो चला जाता है एंड अंदर ऑब्वियसली वी नो दैट बाहर से वो रिएक्ट होके डार्क हो गया है बट अंदर से वो अभी भी लस्टर प्रॉपर्टी शो कर रहा है. तो अंदर वाले पार्ट्स अभी शाइन कर रहे हैं. तो अगेन इट लुक्स लाइक अ new jewelry. Now we come to the fourth property, which is the reaction of metals with other metal salts. Now this reaction we have studied in the chapter 1 chemical reactions and equation, which is our displacement reaction. अब हमको पता है कि जब एक metal react करता है with the salt of another metal, the metal A displaces metal B from its salt and it produces a salt of metal A and it will give metal B. A plus BC gives rise to AC plus B. ये A ने क्या किया? B का जगह ले लिया and it formed AC और B को धक्का लगा दिया. Right? We have studied this in the chapter 1, so I think इसमें कोई doubt नहीं आना चाहिए. We can see some examples. Okay, so it is a displacement reaction. Here the metal with higher reactivity displaces the metal of lower reactivity from its salt. तो इसका example तो बड़ा easy है कि whenever we take zinc and we react it with copper sulfate, we get जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. तो यहाँ पे जिंक क्योंकि हायर रिएक्टिविटी मेटल है, दैट इज द रीजन इट डिस्प्लेस्ड द कॉपर एंड इट बिकेम जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, राइट. तो जैसे कि यहाँ पे हमने देखा रिएक्टिविटी सीरीज है ये वाला. तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है कि इट इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी. वी ऑलरेडी नो दिस, राइट. सो लेट अस सी सम मोर रिएक्शंस. ओके, लेट अस टेक, हम अगर आयरन का रिएक्शन करते हैं कॉपर सल्फेट के साथ. दिस इज अ वेरी कॉमन रिएक्शन. यहाँ पे आयरन का कलर जो रहता है ये ग्रे रहेगा, राइट. आयरन रॉड या कुछ भी अगर हम लेते हैं, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू रहता है. तो आफ्टर द रिएक्शन व्हाट हैपेंस, बिकॉज आयरन इज अप एंड कॉपर नीचे है, तो आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर, राइट. तो यहाँ पे हमारा जो आ जाएगा इट विल बी फेरस सल्फेट प्लस कॉपर. तो कॉपर का कलर ब्राउन रहता है और फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन. तो द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू टू ग्रीन एंड द सॉलिड बिकम्स फ्रॉम ग्रे टू ब्राउन. अब यही रिएक्शन अगर मैं क्या करूं कि
कॉपर प्लस आयरन सल्फेट का अगर रिएक्शन करूं तो यहाँ हम देखेंगे कि जो कॉपर है वो नीचे है, तो वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा. सो यहाँ पे वी कैन राइट दैट नो रिएक्शन कैन बी सीन. ऑलराइट. Okay, now let us come to the fifth property, which says reaction of metal with non-metals. So metals have the tendency to lose the electrons and form cations to attain the nearest noble gas configuration. अब metals का जो outer shell होता है यानी कि valence shell रहता है उसमें either 1, 2 या 3 electrons रहते हैं. So to attain the nearest noble gas configuration, यहाँ I can say that to satisfy the octet rule वो क्या करता है, वो electrons lose करता है. राइट. सो हियर यू कैन सी दैट इलेक्ट्रॉन एक एटम है, एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया. राइट. तो जब बाहर निकलता है यानी कि वी आर रिड्यूसिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम, इट फॉर्म्स अ पॉजिटिव आयन. राइट. तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि एटम में प्रोटॉन का नंबर ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो गया, तो इट इज फॉर्मिंग अ पॉजिटिव आयन एंड अ पॉजिटिव आयन इज नोन एज अ कैटायन. राइट. Now let us see what happens in case of nonmetals. So nonmetals have the tendency to gain electron and form anion. Same reason कि उसको भी stability attain करना है, nearest noble gas configuration attain करना है. That is the reason it has the tendency to gain electron. Nonmetals will have either 5, 6 or 7 electrons in their valence shell. That is the reason they tend to gain electrons. So here we can see atom is there, it gained 1 electron, and after gaining 1 electron what happens, it becomes a negatively charged ion which is known as a anion. राइट. तो अभी क्या होता है कि मेटल ने बना दिया कैटायन, नॉन मेटल ने बना दिया एनायन. तो ये कैटायन और एनायन के बीच में एक इंटरैक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से एक टाइप के कंपाउंड्स आते हैं, उस कंपाउंड्स को हम आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं. सो दीज आयंस इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड दे फॉर्म आयोनिक compounds. So let us see that how sodium chloride is formed, right? So sodium का अगर हम electronic configuration देखेंगे तो the atomic number is 11. It's 2, 8, 1. So it is a metal. It has the tendency to lose this 1 electron, right? Let us see chlorine. Chlorine has 2, 8, 7. 17 is the atomic number. तो electronic configuration is 2, 8, 7. तो अब क्या होगा कि इसका टेंडेंसी है टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन. तो अब सोडियम क्या करेगा, हमेशा व्हेनेवर वी आर शोइंग द डॉट स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर. लुईस डॉट स्ट्रक्चर में वी ओनली शो द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर शेल. तो सोडियम में तो 11 इलेक्ट्रॉन्स है, बट हमको सिर्फ वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वही शो करना है. तो सोडियम का एक डॉट हुआ. अब क्लोरीन के हमको बनाने हैं 7 डॉट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. नाउ हम सोडियम और क्लोरीन के डॉट्स में कंफ्यूज हो जाएंगे. दैट इज द रीजन व्हाट वी विल डू इज क्लोरीन का जो डॉट है वी विल मेक इट एज क्रॉस, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन ही है बट वी आर डिनोटिंग इट विथ अ डिफरेंट सिंबल सो दैट कंफ्यूजन ना हो. नाउ सोडियम हैज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन हैज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा एंड सोडियम यहाँ पे प्लस हो जाएगा. क्लोरीन के पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स थे और एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से आ गया. राइट. तो यहाँ पे क्या हो गया, ये Cl माइनस हो गया. तो दैट इज हाउ Na प्लस एंड Cl माइनस कम टुगेदर एंड दे फॉर्म NaCl, सोडियम क्लोराइड. ऑलराइट. नेक्स्ट अप वी विल सी द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड. अभी मैग्नीशियम का अगर एटॉमिक नंबर इज 12, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2, 8, 2. राइट. एंड लेट अस सी फॉर क्लोरीन अगेन 17, it is 2, 8, 7. So obviously magnesium has the tendency to lose 2 electrons. Chlorine has the tendency to gain 1 electron. Right. So let us suppose magnesium का अगर Lewis dot structure बनाएंगे, it is like this. हमारे पास chlorine है we'll just make it as a cross so that हम differentiate कर पाए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से तो लूज होके एक क्लोरीन के पास चला गया, बट अभी मैग्नीशियम के पास फिर भी एक और इलेक्ट्रॉन है, विच इज वाई वी विल हैव वन मोर क्लोरीन जो कि एक और इलेक्ट्रॉन गेन करे. एंड अभी क्या हो जाएगा, Mg2 प्लस हो जाएगा और Cl माइनस इधर हो जाएगा. वी कैन शो इट लाइक दिस, यहाँ पे डॉट, एंड एक दूसरा क्लोरीन माइनस हो जाएगा विच वी कैन शो इट लाइक दिस अगेन.
राइट। तो ये एक पूरा कंपाउंड बन गया जहाँ पे हमारे पास क्या है, Mg2+ 1 है और Cl- 2 है। तो ये कंपाउंड बन गया हमारा MgCl2 विच इज मैग्नीशियम क्लोराइड। Alright, I hope this is clear that how a metal and non-metal react together and they form a ionic compound. So यही Lewis structure diagram जो है ये एग्जाम में आपके आ सकता है कि show how the formation of magnesium chloride takes place. Not necessarily you will get this example only, you might get other compounds as well. Alright, now we will study the properties of ionic compounds. So the first property is ionic compounds are solid because they have a strong force of attraction between them. तो strong force of attraction जो है वो cation और anion के बीच में है, which is why they always exist as solids. Now they have high melting point and boiling point because a considerable amount of energy is needed to break the interionic attraction. तो क्या होता है कि सपोज दिस इज कटायन एंड दिस इज अनायन, ये कटायन और अनायन के बीच में जो बॉन्डिंग है इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट, बिकॉज ये जो है ये दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वेरी हाई। तो वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक दैट, एंड ब्रेक करने के लिए हमको बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, विच इज़ वाई द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड इज रियली हाई. Okay, they are soluble in water but insoluble in kerosene and petrol. So because they are soluble in water, whenever they are in molten state or aqueous state. अब molten state मतलब क्या, suppose NaCl मैंने लिया और कढ़ाई में गर्म किया, वो मेल्ट हो गया, राइट, दैट इज मोल्टन स्टेट, मेल्ट किया मैंने हीट से. बट एक्वा स्टेट का क्या मतलब है कि मैंने NaCl लिया और उसके साथ पानी ऐड कर दिया, तो ये एक सोल्यूशन बन गया. सो द सोल्यूशन इज नोन एज एक्वा स्टेट बट द मेल्टेड स्टेट इज नोन एज मोल्टन स्टेट. ऑलराइट, तो गुड कंडक्टर्स होते हैं इन मोल्टन स्टेट और एक्वा स्टेट, बट NaCl जो कि हमारा कॉमन सॉल्ट है उसको सॉलिड स्टेट में लेंगे, सो दे आर बैड कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट. ऑलराइट, so these are the properties of ionic compounds. Now we are moving up to the next topic, which is metallurgy. Now metallurgy is a whole new branch in chemistry which talks about how to extract metals from the earth's crust, right? So metals can be found in two ways. One, either you can find it on the earth's crust or it can be soluble in the salt, like soluble as the salt in the सी वाटर. तो सी वाटर हमको नमकीन लगता है, राइट, वाई, बिकॉज वहाँ पे सॉल्ट रहता है, वो जो सॉल्ट रहता है वो क्या रहता है, NaCl. तो यानी कि जो सोडियम है दैट कैन बी फाउंड इन द सी वाटर, राइट. सो यही जो मेटल्स है अर्थ क्रस्ट में मिल सकता है या तो फिर सॉल्युबल सॉल्ट इन सी वाटर. तो द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स. तो मिनरल्स किसको बोलते हैं, जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है उसको मिनरल्स बोलते हैं. ऑलराइट, यहाँ पे एक दूसरा शब्द आता है हमारे पास, दैट इज ओर. तो द मिनरल्स विच हैव हाई परसेंटेज ऑफ मेटल and from where metal can be extracted profitably is called ore. मतलब सारे ओर्स मिनरल्स होते हैं बट सारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते. ओर्स वही वाले मिनरल रहते हैं जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेटल प्रेजेंट रहे, राइट, तो इसको ओर कहते हैं. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द अकरेंस ऑफ मेटल्स. मतलब मेटल्स कैसे कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं. दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक है हमारा नेटिव स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं या तो फिर कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं. तो नेटिव स्टेट मतलब क्या कि दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट, यानी कि ये इनका रिएक्टिविटी बहुत लेस रहता है, तो इनको एज इट इज हमको मिल जाएगा. अगर हम खोदेंगे अर्थ तो हमको गोल्ड सिल्वर और प्लैटिनम वैसे ही मिल जाएगा. वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, उसको किसी से अलग नहीं करना है, बस धूल मट्टी रहती है उसको अलग कर देंगे, हमको गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम वैसे का वैसा मिल जाएगा. बट जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स रहते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द रिएक्टिविटी. वो ऑक्साइड्स नहीं तो कार्बोनेट्स नहीं तो सल्फाइड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, राइट. तो जैसे कि जिंक हो गया, जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, सल्फाइड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है. आयरन हो गया, आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. सो दीज react with the carbon, sulfur and oxygen in the surrounding and they are found in the combined state. Alright, तो अभी what are the steps for the extraction of metal. यहाँ से हमारा रियल मेटलर्जी स्टार्ट होता है. सो द फर्स्ट स्टेप इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले एक बार स्टेप्स देख लेते हैं क्या क्या स्टेप्स है. सो द फर्स्ट स्टेप इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर.
द सेकेंड स्टेप इज ऑक्सीडेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड ओर, यानी कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो गया, उसी कॉन्सेंट्रेटेड ओर का हमको ऑक्सीडेशन करना है। अब ऑक्सीडेशन करने के बाद रिडक्शन करना है, रिडक्शन करेंगे तो हमको मेटल मिल जाएगा, उसी मेटल का फिर से रिफाइनिंग करना है, रिफाइनिंग करने से हमको प्योर मेटल मिल जाता है, राइट। सो लेट अस सी, पहले तो हमको देखना है कि अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी मेटल क्या क्या है। ऑब्वियसली वी नो कि 3 तरीके के हो सकते हैं, आइदर वो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हो सकते हैं, या तो मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स होते हैं, या तो फिर हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द reactivity series. So here as we can see that highly reactivity में आते हैं हमारे K, Na, Ca, Mg, और मिडिल रिएक्टिविटी यानी मीडियम रिएक्टिविटी में आते हैं एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, ये सारे, और लो रिएक्टिविटी में आते हैं कॉपर एंड मर्क्यूरी। और ये दोनों जो हैं सिल्वर और गोल्ड, ये हमारे नेटिव स्टेट में है, तो ये तो बिल्कुल नो रिएक्टिविटी एट ऑल। तो इन दोनों के बारे में तो हमको अभी नहीं पढ़ना है, बट इन लोगों को अभी कैसे हमको मेटलर्जी एक्सट्रैक्ट किया जाए इन मेटल्स को, यही चीज हमको पढ़ना है आगे। ओके, तो द फर्स्ट स्टेप इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। अब कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब होता है कि जो ओर्स रहता है उसको तो हम पत्थर से निकालते हैं, राइट। सो द ओर्स आर कंटेमिनेटेड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल, सैंड एंड सो ऑन, राइट। ये सारे इम्प्योरिटीज को हम बोलते हैं गैंग या तो गैंग पार्टिकल्स। तो ये गैंग पार्टिकल्स को हटाने का जो प्रोसेस रहता है उसी को कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। So based on the difference in the physical and chemical properties of the ore and the gang, the concentration is done, right? तो इनका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी देखा जाता है कि ओर और गैंग में क्या क्या डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को लेके कॉन्सेंट्रेशन किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस हैं बाय विच द कॉन्सेंट्रेशन इज डन। हाइड्रोलिक वॉशिंग, तो हाइड्रोलिक वॉशिंग तब यूज किया जाता है जब गैंग पार्टिकल्स बहुत लाइट वेट हो और ओर बहुत हैवी हो। मैग्नेटिक सेपरेशन तब किया जाता है जहाँ पे आइदर ओर या तो फिर गैंग पार्टिकल में से कोई एक तो ऐसा होना चाहिए जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करे, राइट, या तो मैग्नेटिक मटेरियल हो। फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन मतलब यहाँ पे क्या होता है कि 2 तरह के सॉल्वेंट्स यूज किए जाते हैं, एक होता है ऑयल, एक होता है वाटर। तो ओर जो है वो ऑयल में डिजोल्व हो जाता है, गैंग पार्टिकल जो है वो वाटर में डिजोल्व हो जाता है। तो वैसे ही दूसरा हमारा प्रोसेस इज लीचिंग। सो दीज आर सम ऑफ द प्रोसेसेस व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो ये सारी चीजें डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, तो अगर आप सिर्फ नाम याद रखना चाहते हैं यू कैन रिमेंबर द नेम्स। ऑलराइट, नेक्स्ट आ गया हमारा सेकेंड प्रोसेस विच इज ऑक्सीडेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड ओर। अभी ऑक्सीडेशन कैसे किया जाएगा? देर आर 2 वेज इन विच द ऑक्सीडेशन कैन बी डन। एक है रोस्टिंग और एक है कैल्सिनेशन। रोस्टिंग जो है इट इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। द हीटिंग ऑफ द ओर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रोस्टिंग, एंड हीटिंग ऑफ द ओर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग जो होता है वो यूजुअली सल्फाइड ओर्स के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि जिंक के 2 तरीके के ओर्स होते हैं, एक जिंक सल्फाइड होता है और एक जिंक कार्बोनेट होता है। तो जिंक कार्बोनेट के केस में कैल्सिनेशन यूज किया जाएगा, जिंक सल्फाइड के केस में रोस्टिंग यूज किया जाएगा। तो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ओर कि मतलब कौन से टाइप का ओर है, उसी हिसाब से ऑक्सीडेशन का प्रोसेस सिलेक्शन किया जाता है। ओके, सो लेट्स चेक द ऑक्सीडेशन इन केस ऑफ जिंक ओर्स। अब पहले तो जब भी आपको जिंक सल्फाइड मिले या जिंक कार्बोनेट मिले, द फर्स्ट प्रोसेस दैट यू डू इज कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन के बाद आपको यही चीज मिलता है, राइट। अब पहले हम क्या करेंगे, इसको रोस्टिंग करेंगे, और जो रोस्टिंग रहता है दैट इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। इसको बैलेंस करेंगे, पहले तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है तो उसको रिएक्टेंट साइड में ही लिख लेते हैं। जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। बैलेंस करेंगे तो फिर ऐसे रहेगा। अब जिंक कार्बोनेट जो है इसको तो हीट किया जाता है विच इज कॉल्ड कैल्सिनेशन, एंड इट इज डन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि ऑलरेडी ऑक्सीजन है इसमें तो इसको और ऑक्सीजन क्यों देंगे हम, राइट। तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड, तो दोनों ही केस में हमको मेटल ऑक्साइड मिल रहा है, राइट। तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेटेड ओर का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमको क्या मिलेगा एज प्रोडक्ट, मेटल ऑक्साइड, राइट। यहाँ पे हमको मेटल ऑक्साइड मिल जाता है एज प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे हमने रिएक्शन ऑलरेडी देख लिया।
ऑलराइट, नाउ रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। तो मेटल ऑक्साइड हमको मिला था लास्ट वाले स्टेप में, अभी हम उस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे। अब ये जो रिडक्शन वाला प्रोसेस है ये डिपेंड करता है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल के ऊपर, राइट? तो द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन हैपेंस इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। फॉर लो रिएक्टिविटी मेटल्स, पहले हम लो रिएक्टिविटी मेटल्स का देखते हैं कि सिंस द मेटल्स हैव लो रिएक्टिविटी द बॉन्ड बिटवीन द मेटल एंड ऑक्सीजन इज वेरी वीक। तो ऑब्वियसली क्योंकि वो मेटल बहुत वीक है, मतलब लो रिएक्टिविटी है, तो इसका जो बॉन्ड रहेगा मेटल और ऑक्सीजन का बहुत ही वीक बॉन्ड रहेगा और इसको तोड़ना बहुत ईजी है, राइट? तो सिंपली बाय हीटिंग द मेटल ऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर द बॉन्ड कैन बी ब्रोकन। ये बॉन्ड को हम कैसे तोड़ सकते हैं? जस्ट सिंपली बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर। अब सिनाबार क्या है? सिनाबार होता है हमारा मर्क्यूरी का ओर, HgS। अब पहले इसका क्या क्या, क्योंकि सल्फाइड हो रहा है तो पहले तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इसका रोस्टिंग किया गया था, ठीक है? तो रोस्टिंग करने के बाद हमको ऑब्वियसली उसका ऑक्साइड मिल गया, मेटल ऑक्साइड। इसको थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं, 2HgS प्लस 3O2 गिव्स 2HgO प्लस 2SO2, राइट? अभी ये जो HgO हमको मिला, ये HgO को अगर हम सिंपली हीट कर देंगे एट हाई टेम्परेचर वी कैन गेट मर्क्यूरी मेटल। बस यही एक अकेला प्रोसेस है जिससे हमको मर्क्यूरी मिल गया, और कुछ प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये मर्क्यूरी के केस में और कॉपर के केस में, कॉपर एंड मर्क्यूरी ये दोनों के केस में वी कैन यूज सिंपली हीटिंग फॉर रिडक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स। देन वी कम फॉर मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स। अब मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स के लिए क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं। सो व्हाट आर द रिड्यूसिंग एजेंट्स? आइदर कोक यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज CO, और हाइड्रोजन गैस, राइट? यही तीन चीजें यूज की जाती हैं एज द रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऑलराइट, अब जैसे कि एक रिएक्शन देखते हैं इसका। अब आयरन जो है ऑक्सीडेशन के बाद आयरन ऑक्साइड बनाता है, राइट? इसको जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसका रिडक्शन होके हमको मिल जाएगा आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ये जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव किया, राइट? रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव किया। इसको बैलेंस कर देंगे, 3CO gives rise to 2Fe plus 3CO2. All right. Now, higher reactivity metals can also be used to displace the metals from their oxides. अब जैसे कि हमने reactivity सीरीज में देखा था कि ऊपर वाले मेटल्स जो हैं वो नीचे वाले मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं। अब जैसे कि वी विल टेक एल्यूमिनियम एंड मैंगनीज। तो मैंगनीज अपने ऑक्साइड फॉर्म में ऐसा है और यहाँ पे एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम स्ट्रॉन्ग मेटल है तो ये क्या करेगा? इसको धक्का मार के खुद एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा और मैंगनीज हमारा वैसे का वैसा निकल आएगा एंड ऑब्वियसली हीट जनरेट होगा इस रिएक्शन में। बैलेंस कर लेते हैं। तो ये रिएक्शन से हमको क्या पता चलता है कि यहाँ पे एल्यूमिनियम कैन बी यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर मैंगनीज ऑक्साइड, यानी कि हायर रिएक्टिविटी मेटल्स कैन बी यूज्ड टू डिस्प्लेस द मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स, राइट? ओके, अभी इसी रिएक्शन को रिलेट करके एक रिएक्शन आया, थर्माइट रिएक्शन। Now what is thermite reaction? Thermite reaction is when iron oxide reacts with aluminium and it forms iron plus aluminium oxide plus heat. बैलेंस कर देते हैं इसको, करेक्ट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आयरन ऑक्साइड है, aluminium is a more reactive metal, aluminium is displacing the iron and it is forming aluminium oxide and iron वैसे का वैसा आ गया। तो ये जो थर्माइट रिएक्शन है it is used to join the railway tracks। अब कभी कभार क्या होता है कि रेलवे ट्रैक्स में क्रैक्स होते हैं, दोनों रेलवे ट्रैक्स में जो गैप रहता है उसको ज्वाइन करने के लिए ये वाला रिएक्शन यूज किया जाता है। बिकॉज इस रिएक्शन में बहुत हीट रिलीज होता है, तो हीट के वजह से क्या होता है जो आयरन रहता है वो मोल्टन स्टेट में आ जाता है। तो ये मोल्टन स्टेट में क्योंकि आता है, दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड फॉर जॉइनिंग द रेलवे ट्रैक्स एंड ऑल्सो इट इज यूज्ड टू फिक्स द क्रैक्ड मशीन पार्ट्स, राइट? सो थर्माइट रिएक्शन का यहाँ पे एप्लीकेशन भी आ गया एंड हमने उसका रिएक्शन भी पढ़ लिया। Next we are going to learn about how the reduction has to be done for high reactivity metals. अब high reactivity metals जो होते हैं जैसे कि सोडियम हो या मैग्नीशियम हो,
all of these they exist as chlorides in the sea, राइट तो ये जो इनका क्लोराइड रहता है इसका इलेक्ट्रोलिसिस हमको करना रहता है. सो द मेटल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर क्लोराइड्स. यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, हम बैटरी के साथ इलेक्ट्रोलिसिस का सेटअप करेंगे. इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हमारा रहेगा क्या कि इफ सोडियम के बारे में बात करें तो सोडियम क्लोराइड लेंगे, मैग्नीशियम के बारे में बात करें तो मैग्नीशियम क्लोराइड लेंगे, कैल्शियम के बारे में बात करें तो कैल्शियम क्लोराइड लेंगे. तो ऐसे ही टाइप का हमको इलेक्ट्रोलाइट लेना है. इलेक्ट्रोलाइट यानी कि वाटर में उसको डिजोल्व करना है और उसमें करंट पास करना है. तो जब करंट पास करेंगे क्या होगा, जैसे कि वी नो दैट NaCl कैन डिसोसिएट एज Na+ एंड Cl-. तो ये जो प्लस है ये अट्रैक्ट होके जाएगा कैथोड की तरफ, और जो माइनस वाले हैं इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एनोड. ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है. माइनस वाले को बोलेंगे कैथोड और प्लस वाले को बोलेंगे एनोड. तो जितने भी कटायन होंगे वो जाके कैथोड के पास जमा होंगे और जितने भी एनायन होंगे वो एनोड के पास जाके जमा होंगे, राइट. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मेटल है वो कैथोड के पास जमा हो जाएगा और एनोड के पास क्लोरीन. तो हमको मतलब है मेटल से, बिकॉज वी आर डूइंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. तो कैथोड के पास से हम मेटल ले सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट. लास्ट में आता है हमारा प्रोसेस रिफाइनिंग. अब क्या होता है कि जो मेटल अभी हमको मिला है वो प्योर स्टेट में नहीं है, राइट. तो इसलिए क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग किया जाएगा, राइट. तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी इलेक्ट्रिसिटी पास करके ही किया जाएगा, राइट. तो अब जैसे कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या करेंगे, इम्प्योर मेटल इज टेकन एट एनोड. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है. इम्प्योर मेटल्स आर टेकन एट एनोड, प्योर मेटल इज टेकन एट कैथोड. फिर अ सोल्यूशन ऑफ द सेम मेटल सॉल्ट इज टेकन एज द इलेक्ट्रोलाइट. यानी कि जिस मेटल को हमको प्यूरिफाई करना है उसी मेटल का एक सॉल्ट हमको लेना है. सपोज इफ वी वांट टू प्यूरिफाई जिंक मेटल तो हमको जिंक क्लोराइड या तो फिर जिंक सल्फेट ऐसा कुछ लेना पड़ेगा. अगर कॉपर कर रहे हैं तो कॉपर सल्फेट या कॉपर क्लोराइड वैसा कुछ लेना पड़ेगा. ऑलराइट, ओके. तो अभी क्या होगा कि ये सब चीजें, ये तीनों चीजें करने के बाद हमको करंट पास करना है. So the metal from the anode dissolves in the electrolyte, right. Electrolyte में dissolve होने के बाद this metal from the solution then goes and deposits on the cathode. The impurities from the anode settle just below to the anode called the anode mud. तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि क्योंकि anode mud बन रहा है तो anode जो है वो impure metal ही रहा होगा, इसीलिए anode mud बन रहा है. और कैथोड प्योर है तो उसके नीचे कोई मड नहीं बनेगा, राइट. तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन है. एक बार फिर से समझाते हैं रिफाइनिंग में क्या होता है. अब जैसे यहाँ पे सेटअप है, जो इम्प्योर मेटल है उसको हमने लिया है एट एनोड और जो प्योर मेटल है उसको हमने लिया है एट कैथोड. अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉलिड स्टेट में दे हैव डिस्कस्ड अबाउट कॉपर. तो यहाँ पे कॉपर जैसा है, यहाँ पे भी कॉपर जैसा है. सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट का सॉल्ट लिया है. कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर इज एग्जिस्टिंग एज Cu2+ इन द सोल्यूशन. अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो कॉपर है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू Copper2+. तो एनोड के पास रिएक्शन क्या हो रहा है, कॉपर इज चेंजिंग इनटू Copper2+, राइट. कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, राइट. फिर अब ये सोल्यूशन वाला जो कॉपर है वो यहाँ जाके डिपॉजिट हो जाता है. ऑलराइट, तो डिपॉजिट कैसे हो रहा है, वो Copper2+ से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना दे रहा है. तो यहाँ पे जितने भी कॉपर हैं वो धीरे धीरे जाके यहाँ डिपॉजिट होते जा रहे हैं. तो धीरे धीरे हम देख सकते हैं कि द वेट और द मास ऑफ एनोड इज डिक्रीजिंग एंड द मास ऑफ कैथोड इज इंक्रीजिंग. तो ऑब्वियसली ये प्योर कॉपर तो नहीं था, इसीलिए जितने भी इम्प्योरिटीज हैं वो एनोड के नीचे जमा हो गया और उसी को हम बोलते हैं एनोड मड. ऑलराइट, okay. Now we have come to our last topic which is corrosion, which is very easy. हमने बहुत सारे प्रीवियस क्लासेस में corrosion के बारे में पढ़ा हुआ है. ओके तो यहाँ पे कुछ कुछ corrosion के एग्जाम्पल्स हैं कि सिल्वर बिकम्स ब्लैक ड्यू टू द रिएक्शन विथ सल्फर. सिल्वर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता तो वो ब्लैक कैसे बन जाता है, बिकॉज इट रिएक्ट्स विथ सल्फर विच इज प्रेजेंट इन द एयर. तो एयर में जो सल्फर है दैट इज प्रेजेंट एज H2S, वो रिएक्ट करता है सिल्वर के साथ और फिर बना देता है सिल्वर सल्फाइड. ऑलराइट, तो दिस इज नोन एज टार्निशिंग ऑफ सिल्वर. अब टार्निशिंग ऑफ सिल्वर के अलावा टार्निशिंग ऑफ कॉपर भी होता है. अब जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, पहले
ब्राउन कलर का था, लेकिन अभी उसका ऑक्सीडेशन हो के वो बन गया है ग्रीन कलर का। एंड वो जो ग्रीन कलर चीज है, व्हाट इज दैट? इट इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। सो कॉपर रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड गोज फ्रॉम ब्राउन टू ग्रीन फॉर्मिंग द बेसिक कॉपर कार्बोनेट। लास्ट में हमको आ जाता है आयरन। व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद द मॉइस्ट एयर एंड इट फॉर्म्स अ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस, ये ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस को हम कहते हैं रस्ट, राइट? तो इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हो गए करोजन के। अब करोजन से बचा कैसे जाए? आइदर उस मेटल पे हम पेंटिंग, ऑयलिंग या ग्रीजिंग कर दें, या तो गैल्वेनाइजेशन करें। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? पुटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन स्टील और आयरन टू प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे जैसे कि आयरन या स्टील कुछ भी लिया, उसके ऊपर जिंक का एक परत लगा दिया, तो जिंक का परत लगाया, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ओके, अब यहीं पे जिंक के अलावा कोई लो रिएक्टिविटी मेटल का अगर हम परत लगा लेते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, राइट? एक मोर रिएक्टिव मेटल के ऊपर एक लेस रिएक्टिव मेटल का परत लगा देते हैं, लेयर लगा देते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देन वी हैव एलॉइंग। एलॉइंग होता है मिक्सिंग ऑफ मेटल विद अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो जब एक मिक्सचर हो जाता है, उसका रिएक्टिविटी कम हो जाता है। ऑलराइट, ओके। अभी एनसीईआरटी बुक के अंदर जो भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, एक बार देख लेते हैं। So what would you observe when zinc is added to a solution of iron sulfate? Write the chemical reaction that takes place. तो पहले तो हम zinc लेंगे. It is added to a solution of iron sulfate FeSO4. तो obviously ये हमारा displacement reaction हुआ when metal react with another metal salt, right? तो यहाँ पे होगा zinc sulfate plus iron. तो यहाँ पे because zinc is more reactive than iron, then only it is able to displace it. Okay, zinc more reactive than iron, that is why it is able to displace it. Now write the electron dot structure for sodium, oxygen and magnesium. तो सोडियम का हमको पता है 281, ऑक्सीजन का 26 and we have magnesium 282, right? तो अभी हम क्या करेंगे, इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। डॉट स्ट्रक्चर में सिर्फ बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को ही रिप्रेजेंट करना है, ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि सोडियम में 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 6 है 6 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम में 2 है 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको पूछ रहा है कि शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम ऑक्साइड देखते हैं, Na 1 है, ऑक्सीजन के पास क्या है 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन सोडियम के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए दूसरा सोडियम को भी आना पड़ेगा, तभी जाके ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो जाएगी। तब ये बन जाएगा Na+, ये बन जाएगा Na+, और ये बन जाएगा O 1 2 3 4 5 6 7 8 2-। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, Na+ 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो Na2O, राइट? इसको हम ऐसे एरो एरो करके भी दिखा सकते हैं कि कहाँ से क्या बन रहा है। MgO बनाएंगे, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, ऑक्सीजन के पास 6 है, इट रिक्वायर्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो यहाँ पे बन गया मैग्नीशियम 1 है 2+, और ऑक्सीजन भी 1 है 2-, दोनों मिलके बन गए MgO। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स? ओके, Na2O है और MgO है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो आयंस है वो Na+ है। कितने Na है? 2 हैं, और O2- है। यहाँ पे एक Mg2+ है और एक O2- है। दिस इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन आयन, नंबर ऑफ मैग्नीशियम आयन, ऑलराइट, एंड दिस इज द चार्ज ओवर देम। Okay, next question. So why do ionic compounds have high melting points? Already we have discussed that ionic compound का strong bond रहता है, that is the reason वो attraction between cation और anion को तोड़ने के लिए a lot of energy is required, which is why the melting point is high. So I hope this question is easy. Okay, what are alloys? So alloys are homogeneous mixture of metals with अनदर मेटल और अ नॉन मेटल, यानी कि एक मेटल और मेटल का भी मिक्सचर हो सकता है, या तो फिर एक मेटल का एक नॉन मेटल के साथ भी मिक्सचर हो सकता है। एंड नॉट नेसेसरी इट इज ओनली फॉर 2 मेटल्स,
बहुत सारे छोटे छोटे मेटल्स मिलके एक एलॉय भी बन सकते हैं। अब जैसे कि हम जब एमेलगम बोलते हैं, एमेलगम मतलब एक एलॉय है विथ मर्क्यूरी, यानी कि अगर मैं जिंक एमेलगम बोलूं तो वो जिंक और मर्क्यूरी का मिक्सचर है, राइट। ब्रास इज द मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कॉपर और जिंक भी है, जिंक ही है। कॉपर एंड जिंक इसका मैक्सिमम कॉम्पोजिशन है, उसके अलावा निकल कोबाल्ट ये सब भी हो सकते हैं। Bronze is a mixture of copper and tin. Solder is the mixture of lead and tin. Solder आपको पता है कि it is used where it is used electrical circuit वगैरह में welding electrical wires के लिए use किया जाता है। इसका बहुत low melting point रहता है. That is why it is used for welding those electrical wires. Next, why is 24 karat gold not used for making jewelry? अब ज्वेलरी बनाने के लिए 24 कैरेट गोल्ड क्यों नहीं यूज करते? अब 24 कैरेट गोल्ड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड। सिर्फ गोल्ड अगर लेंगे, यू नो दैट गोल्ड इज मोस्ट मेलिएबल मेटल, तो थोड़े ही टेम्परेचर में क्या होता है, वो बेंड हो जाता है। तो बेंड होने के कारण अगर सपोज वी आर वेयरिंग इट एज अ बैंगल और अ नेकलेस, तो उसका शेप डी शेप हो जाता है, राइट। सो दैट इज द रीजन सम इम्प्यूरिटीज आर एडेड। तो वो इम्प्यूरिटीज के कारण क्या हो जाता है कि वो 22 कैरेट या 18 कैरेट गोल्ड होता है। Let us just read the answer once. कि 24 karat gold is a pure gold. Hence, it can be bent and get ruined very easily. Therefore, while making gold jewelry, goldsmiths will add some impurities which results in the 22 karat or 18 karat gold. तो कभी भी 24 कैरेट का गोल्ड मत खरीदेगा, भले ही वो बहुत ही आपको लुकिंग लगे कि हाँ हाँ मेरे को तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड चाहिए, बट उस चीज का चूड़ी या फिर हार बनाओगे तो कल के दिन आपका चूड़ी और हार जो है वो खराब हो जाएगा, बिकॉज इट विल गेट बेंट वेरी इजीली। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू some previous year questions. So reverse of the following chemical reaction is not possible. Reaction हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि Zn plus USO4 gives rise to ZnSO4 plus copper. Justify this statement with reason. अब जिंक और कॉपर सल्फेट अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज देखें तो जिंक जो है कॉपर के ऊपर आता है, तो जिंक इज मोर पावरफुल। तो जैसे हम जिंक प्लस कॉपर सल्फेट देखते हैं तो यहाँ पे जिंक जो है वो डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को एंड इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। बट अगर इसका ऑपोजिट देखें तो यहाँ पे कॉपर और जिंक सल्फेट का रिएक्शन अगर करेंगे तो क्या होगा, कॉपर इज वीकर मेटल देन zinc, so obviously it will not displace it. That is the reason what happens, no reaction will take place. So in displacement reaction, always a strong metal will displace a weaker metal from its salt, but here copper is weaker metal than zinc. That is the reason this reaction will not be possible. तो यही है justification statement का. Okay, next question. Name a metal which is the best conductor of heat. Okay, so which is the best conductor of heat? Silver. Okay, which has a very low melting point? Gallium. Gallium के अलावा एक और मेटल भी आप याद रख सकते हैं, सीजियम। तो ये सीजियम जो है that is also a metal which has a very low melting point. The metal that does not react with oxygen even at high temperature, we already discussed this, it is silver and gold, right? It does not react with oxygen at very high temperature also. Most ductile, gold, right? We already discussed this. Next question. Write balanced chemical equations to explain what happens when mercury oxide is heated. तो mercury oxide को जब heat करेंगे, यहाँ पे देखते हैं, HgO को हीट करेंगे, दिस इज व्हाट, दिस इज रोस्टिंग। तो रोस्ट किया, Hg+O2 निकल गया, राइट। देन आफ्टर मिक्सचर ऑफ cuprous ऑक्साइड Cu2O प्लस Cu2S cuprous सल्फाइड, इसका रिएक्शन जब होगा तो कॉपर और SO2 निकलेगा। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज हीटिंग ऑफ कॉपर ओर। अब जैसे कि यहाँ पे हमने बोला ना कि कॉपर और मर्क्यूरी का जब हम हीटिंग करते हैं तो रिडक्शन हो जाता है उनके ऑक्साइड्स का, राइट। तो यहाँ पे मर्क्यूरी ऑक्साइड का हीटिंग किया तो उसका रिडक्शन हो गया, वैसे ही कॉपर ऑक्साइड का जब हीटिंग किया इट बिकेम
कॉपर। तो ये जो रिएक्शन है ये रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स के अंडर आएगा। देन वी हैव एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो ये जो रिएक्शन है, अगेन वी नो दैट एल्यूमिनियम कैन डिस्प्लेस मैंगनीज, राइट, बिकॉज व्हाई, बिकॉज वो ज्यादा रिएक्टिव है, राइट। तो यहाँ पे ये रिएक्शन भी आ गया हमारे पास, 4Al and 3MnO2। फोर्थ, फेरिक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड विथ एल्यूमिनियम। फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम का रिएक्शन जो रहता है तो हमको मिलेगा Fe प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगेन द सेम रिएक्शन जिसमें क्या रहेगा, एल्यूमिनियम इज बिहेविंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर आयरन ऑक्साइड। फिफ्थ रिएक्शन, जिंक कार्बोनेट undergoes calcination. We already did this. It gives zinc oxide plus carbon dioxide, right? So these reactions we have already discussed. I think सिर्फ ये वाला reaction हमने discuss नहीं किया था, तो this also comes under the reaction where copper oxide is reduced to form copper, right? Just by heating it at high temperature. Okay, so thank you very much for listening to this chapter. I hope all the things that I discussed here are clear. Okay, so like तो सभी करते हैं, but आप थोड़ा love दीजिए. Share our video with your friends so that they can also learn what you learned in this video, and subscribe to our channel. So thank you and have a nice day. Please prepare for your boards very wisely. अभी रिवीजन का समय आ गया है, रिवीजन आपको शुरू कर देना चाहिए. Thank you so much.